तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनफी जो होता है वो म्यूजिक सेक्ट के अंदर आया होता है और वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो चारों तरफ फॉर्मेशन को लगा देती है, चिल्लाते हुए बोलती है कि जो लिनफी है वो यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि म्यूजिक सेक्ट की जो पांचों मास्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है कि वो डीमन हमारे सामने ही है, तो जल्दी से उसे चारों तरफ से घेर लो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब यिन जोंग जो होती है वो उन लोगों को समझाते हुए बोलती है कि लॉर्ड, आप जैसा समझ रहे हो ये वैसा नहीं है, ये बहुत अच्छा पर्सन है। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एक मास्टर होती है वो जितार से लिनफी के ऊपर अटैक को कर देती है, लेकिन जो लिनफी होता है वो बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है। और अब जो जी सुई होती है वो चिल्लाते हुए यिन जोंग से बोलती है कि यिन जोंग उसके पास में मत जाओ, क्योंकि जो हमारा यूकिन तियानियन था वो हजारों साल पहले हमसे खो गया था। इसीलिए जो इसका एंसेस्टर लिन युआन था उसने मरने से पहले अपने डिसेंडेंट को वो दे दिया और उसी के से होते हुए ये अब इसके पास में आ गया है। और इससे ज़्यादा और सबूत तुम्हें क्या चाहिए, इसका जो सरनेम है वो लिन है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये लिन युआन का ही डिसेंडेंट है। और अब उसकी इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो खुद की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं लिन युआन का डिसेंडेंट हूँ। जो सुनकर जो जी सुई होती है वो गुस्से में लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम उसके डिसेंडेंट नहीं हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो कार्टून सा फेस बना लेता है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं अपने फादर का फादर हूँ और अपने बेटे का बेटा हूँ। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन युआन होता है वो लिनफी के सामने बैठा हुआ होता है और अब जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि आज से जो तुम्हारा सरनेम है वो लिन होगा। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक डेविल था, लेकिन उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा डिसाइपल था, इसीलिए मैं उसके ऊपर प्राउड फील करता हूँ। और लिनफी की बात को सुनते के साथ ही जी सुई जो होती है वो गुस्से में लिनफी से बोलती है कि आगे तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो मास्टर, मुझे लगता है कि ये बस यहाँ पर हमारे टाइम को डिले करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इसकी बात में नहीं आना चाहिए, हमें इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो वहाँ पर अपने सितार को प्ले करना स्टार्ट कर देती है और अब वो अपने सितार को प्ले करते हुए बोलती है, यिन जोंग मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर इंजर्ड नहीं करना चाहती, लेकिन याद रखना अगर तुम इसे यहाँ पर बचाने की कोशिश करोगी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम यहाँ पर मेरी डिसाइपल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो म्यूजिक सेक्ट मास्टर की समझाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो, अगर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम टेस्ट करा सकते हो, जैसे कि ब्लड टेस्ट या डीएनए टेस्ट, इस तरह की सुविधा तो यहाँ पर होगी। जो सुनकर जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो लिनफी से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर अपने देनतियान को डिस्ट्रॉय कर देते हो और मेरिडियन को भी डैमेज कर लेते हो तो उसके बाद मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो, क्योंकि तुम उस डीमन के डिसेंडेंट हो, तो इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही म्यूजिक सेक्ट की मास्टर जो होती है वो लिनफी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं जो बाकी की मास्टर होती है वे भी लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि डेविल डिसेंडेंट, चाहे तुम यहाँ पर कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम सभी के यहाँ पर एक साथ अटैक से तुम बचकर नहीं जा पाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उनका अटैक होता है वो सीधे लिनफी की तरफ जाने लगता है, जो देखकर अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है, ओ तुम्हारे म्यूजिक को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास में जो टोन है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हारे म्यूजिक के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है, तो चलो मैं तुम्हें आज यहाँ पर एक साइलेंट साउंड की मदद से थोड़ी एडवाइस दे देता हूँ ताकि तुम लोग फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छा कर पाओ। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो यिन जोंग से उसके जितार को ले लेता है और उसके जितार को लेते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जितार को थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों को समझाना है कि असली म्यूजिक किसे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उस जितार को लेकर बैठ जाता है और वहीं हम देखते हैं कि जो उन मास्टरों के अटैक होते हैं वो लिनफी की तरफ आ रहे होते हैं। जो देखते के साथ ही अब यिन जोंग जो होती है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि मास्टर संभल कर। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो आराम से म्यूजिक को प्ले करते हुए यिन जोंग से बोलता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना देता है और उन चारों मास्टरों के जो अटैक होते हैं वो शील्ड से आके टकराते हैं, लेकिन उस शील्ड को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। जो देखते के साथ ही यिन जोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये शील्ड तो बहुत पावरफुल है। जो देखते के साथ ही अब जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इस पर्सन के साथ में यहाँ पर डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, तो सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करो। जो सुनते के साथ ही सभी लोगों के बोल देती है।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि म्यूजिक सेट मास्टर जो होती है वो वहाँ पर अलग ही म्यूजिक को प्ले करने लगती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर से निकलने वाला जो साउंड होता है उसका भी कलर चेंज हो जाता है। जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो डिसअपॉइंट होते हुए अपनी मन में सोचता है कि सच में जो म्यूजिक सेक्ट है उसका सबसे पावरफुल अटैक भी अब बस एक कमजोर सा अटैक बनकर रह गया है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो म्यूजिक सेक्ट है उसे मैं इस हालत में देखूंगा, सच में ये कितने ज्यादा शर्म की बात है। और लिनफी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्यूजिक सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिनफी की तरफ अपने अटैक को शूट कर देती है और हम देखते हैं कि उससे निकलने वाला जो म्यूजिक होता है वो अब लिनफी की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो जो म्यूजिक होता है वो विंड्स के साथ में वहाँ पर किसी तरह से मिल जाता है और वो मिलने के बाद वो वहाँ पर एक टोर्नेडो के रूप को ले लेता है, जो कि देखने में बहुत ही पावरफुल भी लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि अब जो वो टोर्नेडो होता है वो फुल स्पीड में लिनफी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद म्यूजिक सेक्ट मास्टर जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, ये जो अटैक है ये हमारे म्यूजिक सेक्ट का सबसे यूनिक और सबसे पावरफुल अटैक है। अगर तुम यहाँ पर उस रियलम पर भी होते तो उसके बाद भी तुम इस अटैक से जिंदा नहीं बच पाते। तो इसीलिए डीमन सेक्ट के डिसेंडेंट आज तुम्हारा खत्म होने का टाइम आ चुका है और जैसे ही तुम खत्म होगे जो तुम्हारा रियल फेस है वो इस पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इन लोगों को समझाऊं क्या, ये लोग तो मुझे मेरे ही डिसाइपल का डिसेंडेंट समझ रहे हैं। और इतना सोचने के बाद अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारे अटैक को देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुमने इस अटैक को आज से पहले ना तो कभी देखा और ना ही कभी इसके बारे में पढ़ा है। इसीलिए यहाँ पर तुम लोगों को लग रहा है कि जो कि यूकिन त्यान्यून मैंने तुम्हें दिया है वो फेक है। तो चलो इसीलिए अब यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम्हें दिखाने का कि जो मैंने तुम्हें दिया है वो रियल है या फेक है। और अब लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका जितार होता है उसके अंदर से एनर्जी की जो स्वॉर्ड होती है वो निकलकर बहुत ही बड़ी मात्रा में बाहर आने लगती है। जिसे देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि देखो इसे इसे कहा जाता है त्यान्यून डिवाइन रियलम। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो स्वॉर्ड होती है वे सीधे जाकर वहाँ पर जो टोर्नेडो होता है उससे टकराने लगती है और वे कुछ ही पल में जो टोर्नेडो होता है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। और उस टोर्नेडो के ख़त्म हो जाने के कारण हम देखते हैं कि सभी मास्टरों को इस चीज़ का ब्लैक लैश भी पड़ता है, जिस कारण वे इंजर्ड भी हो जाती है और उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं कि लिनफी की जो स्वॉर्ड्स होती है वे भी उसी की तरफ जाने लगती है, जो देखकर यिन जोंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर लिनफी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी की जो स्वॉर्ड्स होती है वो उन पांचों मास्टरों के बस मुंह पर जाकर रुक गई होती है। जिसे देखने के बाद अब म्यूजिक सेक्ट मास्टर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर इस पर्सन ने यहाँ पर इस अटैक को दोबारा किया तो मेरा म्यूजिक सेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो गूजेंग राइट ऑन म्यूजिक है ये किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं बना है। और लिनफी के तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके म्यूजितार के अंदर से वहाँ पर ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है, जो कि वहाँ पर मौजूद जो पांचों मास्टर होती है उनकी बॉडी को जाकर हील कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो ये मास्टर होती है वे भी बहुत शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि हमारी इंजरी तो हील हो गई, लेकिन आखिर इसने हमें यहाँ पर हील क्यों किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इसे ध्यान से सुनो कि यही रियल यूकिन त्यानिन है। जो सुनते के साथ ही अब जो म्यूजिक सेक्ट मास्टर होती है वो भी खड़ी हो जाती है और वो खड़े होते हुए लिनफी से बोलती है कि तो क्या इसका मतलब अभी तक हम जिस म्यूजिक को प्ले कर रहे थे वो यहाँ पर गलत था। और इतना बोलते के साथ ही वो लिनफी की तरफ देखने लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि ये उस डीमन का डिसेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे म्यूजिक सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता तो जो पावर इसके पास में है उस पावर की मदद से ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारे म्यूजिक सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो यिन जोंग को जो उसका जितार होता है वो वापस लौटा देता है, जो देखकर अब यिन जोंग जो होती है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर लिनफी प्लीज़ मुझे हमें माफ़ कर दीजिए, मैं अपने म्यूजिक सेक्ट मास्टर और यहाँ पर एल्डरों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर बेवकूफ़ों की तरह अटैक कर दिया। ये आपकी काइंडनेस को नहीं समझ पाए, इसीलिए मैं सभी लोगों की तरफ से आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो म्यूजिक सेक्ट मास्टर होती है उसे भी काफ़ी रिग्रेट फील होने लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि जो सीनियर लिनफी थे वो हमारे ऊपर यहाँ पर गुस्सा नहीं थे, बल्कि वे तो हमें म्यूजिक के बारे में यहाँ पर एडवाइस ही दे रहे थे। सच में ये कितने ज़्यादा शर्म की बात है कि यहाँ पर हमने मास्टर लिनफी की काइंडनेस को नहीं समझा और उनके ऊपर इस तरह से अटैक करना स्टार्ट कर दिया।
तो इसीलिए चूंकि अब हमने यहाँ पर गलती की है तो अपनी गलती को सही करने के लिए मैं यहाँ पर मास्टर लिनफी से माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो म्यूजिक सेक्ट मास्टर होती है वो लिनफी के आगे झुकते हुए उसे बोलती है कि सीनियर लिनफी, आप वो सच में बहुत ही अच्छी पर्सन हो। मैंने यहाँ पर आपको मिसजज कर दिया था, इसीलिए आप मुझे जो कुछ भी पनिशमेंट देना चाहते हो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे म्यूजिक सेक्ट के जो डिसाइबल है उन्हें कुछ भी मत करना, क्योंकि इसके पीछे उनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये मेरी ही गलती थी जो मैं आपकी काइंडनेस को नहीं समझ पाई। और उसकी इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये यहाँ पर अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। चलो ये अच्छी बात है, कम से कम ये अपनी गलती को जानती है। और इतना बोलते कि शादी अब लिनफी जो होता है वो म्यूजिक सेक्ट मास्टर को अपनी पावर से खड़ा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को यहाँ पर सीरियस नहीं लिया। और हाँ, तुम लोगों को यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए म्यूजिक दिया था तुम्हें उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और खुद को पावरफुल बनाना चाहिए। इन बेफालतू की चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट मत करो। जो सुनते के साथ ही जो म्यूजिक सेक्ट मास्टर होती है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि सीनियर लिनफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें एडवाइस देने के लिए। और शैग मास्टर के अब इतना बोलते के साथ ही जो जी शुई होती है वो लिनफी से बोलती है कि सीनियर लिनफी, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। हम लोग तो एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने इतनी वैल्यूएबल चीज़ जो है वो हमें फ्री में ही ट्रेनिंग करने के लिए क्यों दे दी। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ओ, मैं इस बारे में भूल ही गया था। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसका बस एक ही कारण है कि जो ये मू शैंग थी उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो जी शुई होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या हमारी जो म्यूजिक सेक्ट की एंसिस्टर थी उसके साथ में इसका रिलेशनशिप था। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि आखिर इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। और जो जी शुई होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो अपने एंसिस्टर से ही जेलस फील कर रही हूँ। और वे ये लोग ये सोच ही रहे होते हैं तभी लिनफी जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपनी आंखों से खुद ही देख सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर उन लोगों को असलियत दिखाने लगता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो म्यूजिक सेक्ट की एंसिस्टर थी वो लिनफी की असल में एक मेड थी। और अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो यिनमू शैंग थी उसके साथ में मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, तुम लोग खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो। जो देखते के साथ ही तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की हालत ही ख़राब हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब जो हमारी एंसिस्टर थी वो असल में इसकी मेड थी। तभी जो सैक मास्टर होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब यहाँ पर हम अपनी एंसिस्टर के ही जो मास्टर थे उसके साथ में फाइट कर रहे थे। और अब इस चीज़ को सोचते के साथ ही तो हम देखते हैं कि उन सभी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वे ज़मीन पर गिर कर रोना स्टार्ट कर देती है। और वहीं जो बेचारी येनजोंग होती है उसे तो हम देखते हैं कि वो खड़े खड़े ही बेहोश हो चुकी होती है। और अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो। और उन लोगों की हालत को देखने के बाद जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग खुद को यहाँ पर ज़्यादा मत डराओ, मैं यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बस किसी काम से आया हूँ, क्योंकि म्यूजिक सेक्ट के अंदर एक ट्रेजर है जो कि मुझे चाहिए और उस ट्रेजर का नाम गू शैंग है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर गू शैंग ट्रेजर को लेने के लिए आया हूँ, जिसे लेने के बाद मुझे यहाँ से जल्दी से जाना है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो अपने पास से एक लकड़ी के फट्टे को निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि इसी का नाम गू शैंग है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इसका क्या यूज करोगे, क्योंकि इसके अंदर से तो किसी प्रकार का भी म्यूजिक नहीं निकल पाएगा। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मुझे इसे जो जिनमू रोड है उसको बनाना है, ना कि मुझे इसे म्यूजिक के लिए यूज करना है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर जिनमू ट्री की बात कर रहे हो। जिनमू ट्री का तो कनेक्शन हेवन और अर्थ के साथ में होता है। तभी जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे म्यूजिक सेक्ट के अंदर इतना पावरफुल ट्रेजर रखा हुआ होगा। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो ये गू शैंग है जो तुम्हारी एंसेस्टर थी ये डायरेक्टली उसे बिलोंग करता है। मैं जानता हूँ कि इसके अंदर से अब किसी भी प्रकार का वॉइस नहीं निकल सकता, लेकिन अभी भी इसके अंदर सोल है जो कि जिनमू डिवाइन ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये इंजोंग होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने सीक्रेटली जो मास्टर लिनफी ने मुझे यूक इम्तिहान दिया था उसे प्ले किया था, जिसका मैं उसके कुछ वर्डों को समझ चुकी हूँ। और उसके कुछ ही वर्डों को समझने के कारण मैं जहाँ पर जो ये गोकिन है इसके अंदर के मैजिक को भी देख सकती हूँ।
लेकिन मैं यहाँ पर जो मास्टर लिनफी है उनके बारे में नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर जो मास्टर लिनफी है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। क्या वे वुजुन रियलम पर है या फिर गोल्ड कोर रियलम पर या फिर डॉक्सगो रियलम पर पहुँच चुकी है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे जो जिन्नू है उसे ग्रो करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जो गो जाएंगे उसे लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग भी अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से करना और खुद को ट्रेन करना। और लिनफी की इस बात को सुनते के साथ ही जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है उसे लिनफी की बात समझ में नहीं आती और वो लिनफी से पूछती है कि सीनियर लिनफी आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपकी बात को समझी नहीं। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बस मामूली से शब्दों में समझाता हूँ, मैं इस वर्ल्ड की जो स्पिरिट है उसे दोबारा से रिवाइव कराने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो एक काम तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरे काम को करने का टाइम आ चुका है। और अब लिनफी को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो यिन जोंग होती है वो अपनी मन में सोचती है कि जो सीनियर लिनफी है वो यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ को ओपन करने के लिए जा रहे हैं ताकि दोबारा से सभी लोग इस वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिस कर सके। सीनियर लिनफी सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के लिए इतना कुछ करने के लिए। मुझे लगता है कि अपनी इस लाइफ में मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगी जहां पर कि मैं आपको पा सकूं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो यिन सिटी के एक पार्क के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनजुई होती है वो उस पार्क के अंदर लेटी हुई होती है और वो वहाँ पर लेटे हुए बोलती है कि जो लिनफी है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उससे अपना रिवेंज कैसे लूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके साथ में डीमन सोल होती है वो उससे बोलती है कि वो इमोर्टल का रीइंकार्नेशन है जो कि पहले एक तियानजुन हुआ करता था और उसी के साथ में जो प्रिंसेस लोंगजी और जो यिन लोंग है वो उन दोनों का ही फ्रेंड है। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो जो 10,000 हेवनली सवरेज सेंट था उसका रीइंकार्नेशन है जिसने कि मुझे मारा था। जो सुनते के साथ ही लिनजुई जो होती है वो उसे हमें बोलती है कि अच्छा तो वो 10,000 सेंट्स है जिसने कि डीमनों को मारा था, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनने जो कुछ भी किया है उसका रीपे उसे करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन सोल होती है वो लिनजुई से बोलती है कि इसका मतलब यहाँ पर हम दोनों का जो एनिमी है वो एक ही है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो उसे पूछती है कि तो तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम भी उसे मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन सोल होती है वो लिनजुई से बोलती है कि पास्ट में और आज में बहुत ज़्यादा फर्क है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इससे अब ये फर्क नहीं पड़ता कि जो लिनफी है वो अपनी पिछली लाइफ में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों के अंदर जो लिनफी है बस वो एक रीइंकार्नेटेड ह्यूमन होकर रह जाएगा। और वहीं अगर यिन लोंग की बात की जाए तो जो यिन लोंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कोर रियलम पर ही होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो जो डीमन सोल होती है उससे बोलती है कि मुझे तो लगा था कि जो यिन लोंग है वो इतनी कैपेबल होगी कि वो तुम्हें और मुझे केवल कुछ ही सेकंडों में ख़त्म कर दे। जो सुनकर अब जो वो डीमन सोल होती है वो लिनजुई से बोलती है कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता कि वो कितनी पावरफुल है, लेकिन क्योंकि मैंने उसे कभी भी फाइट नहीं की, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हम दोनों ने फाइट की तो मैं उसे इंजर्ड जरूर कर दूंगा क्योंकि हम दोनों सेम ही लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही जो लिनजुई होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम दोनों सेम ही लेवल पर हो। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यिन लोंग जो ड्रैगन गर्ल है उसी का नाम है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन स्पिरिट होती है वो उसको बताती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं गॉड ऑफ एसेसियन हुआ करता था जिसने कि पता नहीं कितने गॉडों को मारा है। और अगर मेरी पावर की बात की जाए तो मेरी जो पावर है वो यिन लोंग नो युआन गोआंग चुआंग एम्परर यून और एम्परर जू रोंग के बराबर ही है। तो इसीलिए लड़की मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें कभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनजुई होती है वो उसे बोलती है कि अरे हाँ मैं तो इस बारे में बोल ही गई थी कि तुम गॉड ऑफ एसेसियन हुआ करते थे। जो सुनते के साथ ही वो जो डीमन सोल होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, अगर इस वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाती तो बस मुझे इस वर्ल्ड के अंदर ट्रैप होकर नहीं रहना पड़ता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जो सुनने के बाद अब जो लिनजुई होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन आखिर इस वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ठीक कैसे किया जा सकता है क्योंकि यहाँ से तो वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन सोल होती है वो लिनजुई को बताती है कि जो जिन्वू ट्री है वो दोबारा से रिग्रो तो हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पहले की तरह बन पाएगा क्योंकि जो हेवनली सवरेज 10,000 सेंट स्वॉर्ड थी उसका जो टुकड़ा था जब वो जिन्वू ट्री की तरफ फेंका गया तो उसने केवल मेरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया बल्कि उसने मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत ही खतरनाक डर को भी छोड़ दिया था।
एक ऐसी स्वॉर्ड जिस स्वॉर्ड के अंदर इस पूरे यूनिवर्स की पावर है, तुम उस चीज़ को कभी महसूस भी नहीं कर सकते कि कितना डर लगता है जब वो तुम्हारी तरफ आती है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे बेले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किसी लड़की की आवाज़ को सुनते हैं जो कि बोलती है कि ब्रदर होंग आखिर आप सोच क्या रहे हो। और उस लड़की के इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि जो होंग जियाओ होता है वो बैठा हुआ होता है, जो कि एक बुक को देख रहा होता है, और जो उसके पास में लड़की होती है वो उसे बोलती है कि ब्रदर होंग जियाओ क्या आप अभी भी कल्टीवेशन के बारे में ही सोच रहे हो। और उस लड़की के इतना बोलते कि शादी अब हम होंग जियाओ के हाथ में जो बुक होती है उसे देखते हैं, जो कि ब्लड प्रिजन सोड आर्ट होती है। और अब जो होंग जियाओ होता है वो इस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये जो सोड आर्ट टेक्निक है ये सुप्रीम सोड आर्ट टेक्निक है, जिसे कि मैं हर हाल में सीखना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो होंग जियाओ के गले लग जाती है, और वो होंग जियाओ के गले लगते हुए बोलती है कि मैंने तो इस तरह की सोड टेक्निक को आज से पहले कभी भी नहीं देखा, आखिर तुम्हें ये सोड टेक्निक मिली कहाँ से। जो सुनकर होंग जियाओ जो होता है वो अब उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम जानती होगी जो मेरी रेपुटेशन है वो मुझे कहाँ से मिली थी। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो होंग जियाओ से बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं ही नहीं बल्कि हर कोई इस बारे में जानता है, तुम्हारी रेपुटेशन तब मिलना स्टार्ट हुई थी जब तुमने इनोसेंट वोमेन के ग्रुप को बचाया था। और वहाँ पर जो वो फैमिली थी जो कि एक एंशिएंट फैमिली थी जिसने कि उन सभी लड़कियों को वहाँ पर कैद कर रखा हुआ था, तुम उन सभी के साथ में एंड तक फाइट करते रहे थे और तुमने उन सभी को भी मार दिया था। जो सुनकर अब होंग जियाओ जो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए उस लड़की से बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि तुम सोचते हो हकीकत उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्योंकि हकीकत ये है कि जो ये बुक है ये वो फैमिली के पास में हुआ करती थी, और केवल इस बुक को पाने के लिए ही जो पूरी की पूरी वो फैमिली थी मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और होंग जियाओ की इतना बोलते के साथ ही हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि होंग जियाओ को वो बुक मिल गई होती है, जिसे लेने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये टेक्निक अब मेरी हो गई। और इतना बोलकर अब जो होंग जियाओ होता है वो पास ही के जाकर एक गेट को खोलता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी लड़कियां बंद होती है, जिसके बाद होंग जियाओ जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी बुरे लोग थे मैंने उन सभी को मार दिया है, तो तुम आज से आज़ाद हो। और इतना बोलकर होंग जियाओ जो होता है वो अब उस लड़की को बताता है कि मैंने वहाँ पर उन लड़कियों को केवल इसीलिए बचाया था क्योंकि मेरा जो असली प्लान था मैं उसे इस चीज़ से कवर करना चाहता था, और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ क्योंकि उन लड़कियों को वहाँ पर बचाने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गया था। और अब होंग जियाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो होंग जियाओ के साथ वाली लड़की होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो होंग जियाओ से बोलती है कि ब्रदर होंग जियाओ आप मुझे एकदम से ये बातें क्यों बता रहे हो। जो सुनते के साथ ही होंग जियाओ जो होता है वो उस लड़की के हाथों को पकड़ लेता है, और वो उस लड़की से बोलता है कि अभी के टाइम पर जो मेरी रेपुटेशन है अगर तुम उस रेपुटेशन के साथ में ये किसी को बता भी दोगी तो कोई मेरा कुछ भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी बात पे यकीन करेगा। तो इसीलिए अगर ये बातें तुम किसी को बताती भी हो तो ये बातें तुम्हारे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। और इतना बोलते के साथ ही अब होंग जियाओ जो होता है वो उस लड़की के गले को पकड़कर उसे दीवार से अड़ा देता है, और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लेकिन चूंकि अब तुम मेरी हकीकत को जान चुकी हो तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने नहीं दे सकता। और जो अभी ये जो स्वॉर्ड आर्ट है मेरे पास में इसके लिए मुझे हार्टलेस पर्सन बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना हार्टलेस पर्सन बने मैं कभी भी इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर अब मैं पूरी तरह से यूजलेस हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं है, बस अब मुझे हार्टलेस और बनना है, जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद बन जाऊँगा। और जैसे ही मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा मेरे दिल के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं बचेगी, जिसके बाद मैं इस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाऊँगा। और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो पाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी भी हार्टलेस नहीं बन पाता। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर रोने लगती है, और वो रोते हुए बोलती है कि ब्रदर होंग जियाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में क्या किया था, इवन कि मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी कल्टीवेशन कर सकते हो या नहीं, आपका कल्टीवेशन बेस क्या है, मैं बस आपके साथ में रहना चाहती हूँ। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि होंग जियाओ जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना बोलते के साथ ही होंग जियाओ जो होता है वो अब उसकी गर्दन के ऊपर से अपनी पकड़ को ढीला करने लगता है। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो रोते हुए होंग जियाओ से बोलती है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ भी क्यों ना बोलूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे डार्कनेस के अंदर ही धकेल दोगे, तुम मुझे बस यहाँ पर अपने एक प्यादे की तरह यूज करने वाले हो, तो इसीलिए अब इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बोलूँ।
लेकिन अगर मैं यहीं पर ही अपने दिल की बताऊँ तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ में रहना चाहती थी, एक ऐसी जगह पर बस जहाँ पर तुम और मैं हूँ, उसके सिवा कोई ऐसा पर्सन ना हो जो कि हम दोनों को जानता हो। और उस लड़की की अब इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शोंग आओ होता है उसे लिनफी के बारे में याद आने लगता है, जिसके कारण उसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब होंग जियाओ जो होता है वो गुस्से में उस लड़की से बोलता है कि लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो एंशिएंट मार्शल आर्ट की दुनिया है इसने मुझे बचपन में ही अनाथ बना दिया था। मेरे जो भी पेरेंट्स, मेरे जानने वाले, मेरे जितने भी दोस्त थे वे सभी के सभी बचपन में ही मारे गए थे, जिसके बाद मैं लोगों के लिए बस एक सब्जेक्ट बन गया जिससे कि वे मारा करते थे और बस पीटा करते थे। मैं नहीं जानता था कि आखिर मुझे इन सब चीज़ों से क्यों सफ़र करना पड़ रहा है, मेरे साथ में ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है, आखिर मुझे ही क्यों लोगों से बुली होना पड़ता है जबकि मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहता हूँ। लेकिन इन द एंड में समझ गया कि आखिर मुझे क्यों उन लोगों से बुली होना पड़ता था, जिसका बस एक यही कारण था कि मैं कमज़ोर था। अगर मैं कमज़ोर रहूँगा तो मुझे उन लोगों से बुली होना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पावरफुल बनूँगा तो मैं किसी से भी बुली नहीं हो पाऊँगा। इस वर्ल्ड के अंदर अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए पावरफुल बनना पड़ेगा, अगर इस वर्ल्ड के अंदर रिस्पेक्ट पानी है तो उसके लिए भी पावरफुल बनना पड़ेगा, अगर सभी को अपने सामने झुकाना है तो उसके लिए पावरफुल बनना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने जो उसके साथ में लड़की होती है उसे मार दिया होता है, और उसे मारने के बाद अब गुस्से में बोलता है कि अगर मुझे लोगों को डराना है तो उसके लिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो शू गाई के पास में आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलती है कि क्या तुम सभी लोग तैयार हो। जो सुनकर सभी लोग भी हाँ बोल देते हैं। जो सुनते के शादी अब शू गाई जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चलो तो फिर यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जो शू गाई होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि कोलिन माउंटेन के ऊपर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो इसीलिए सभी डिसाइबलों को उसका फ़ायदा उठाना होगा। जो सुनते के शादी सभी लोग ओके बोल देते हैं, जिसके बाद अब जो शुकाई होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो सीनियर लिनफी है वो चिनवो ट्री को दोबारा से बनाने वाले हैं, वो भी कुलिन माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर की स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से गैदर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जल्द से जल्द मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। वहाँ पर जो सबसे पहले स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो पर्सन मैं होने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग गैस स्टेशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि कोलिन माउंटेन के बारे में जो न्यूज़ थी वो म्यूजिक सेक्ट को भी मिल गई थी। इसीलिए जो म्यूजिक सेक्ट था वो भी अपने सभी डिसाइपलों को लेकर कोलिन माउंटेन की तरफ निकलने लगा, क्योंकि वो भी जानता था कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। लेकिन जो म्यूजिक सेक्ट है उसके पास में कोई भी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है, तो इसीलिए उसे फ्लाइंग गैस स्टेशन से ही वहाँ पर जाना होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितनी भी म्यूजिक सेक्ट की लड़कियाँ होती है वे सभी गैस स्टेशन के अंदर जा रही होती है, और अब वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो उन सभी लड़कियों को देखते हुए बोलते हैं कि सच में ये लड़कियाँ कितनी खूबसूरत है। तभी एक लड़का जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं यहाँ पर आज घूमने के लिए आ गया। तभी एक और लड़का बोलता है कि भाई मैं तो तेरा शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ जो कि तू अपने साथ में मुझे भी यहाँ पर लेकर आया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो म्यूजिक सेक्ट की जो मास्टर होते हैं उसे देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए अपने सभी डिसाइपलों से बोलती है कि हम सभी के सभी लोग जो कोलिन माउंटेन है वहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर की एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जो कि लाखों करोड़ों सालों में केवल एक ही बार मिलती है, तो इसीलिए हम इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि सीनियर लिनफी के द्वारा दी जाने वाली जो ये अपॉर्चुनिटी है अगर ये हमें मिल गई तो मुझे लगता है कि जो हमारा म्यूजिक सेक्ट है वो दोबारा से अपनी फॉर्मर ग्लोरी को पा लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि राइटर जो होता है वो हमें बताता है कि जो म्यूजिक सेट और जो दाव की पैलेस था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कोलिन माउंटेन के ऊपर जाने के लिए। और वहीं जो लिनफी था जो कि इस अपॉर्चुनिटी को पैदा कर रहा था वो अपनी वाइफ और उसकी सर्वेंट को लेकर ड्रैगन के ऊपर इस पूरे नज़ारे के मज़े ले रहा था। और अब राइटर के इतना बोलते कि शादी जो याओ गैंग होती है वो आपके नज़ारे को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि सच में जो ये नज़ारा है ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर जो मॉलिंग होती है वो भी उस नज़ारे को देखते हुए बोलती है कि हाँ सच में जो ये नज़ारा है ये बहुत खूबसूरत है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि सच में जो जिनवो ट्री है अगर वो दोबारा से रिवाइव हो गया तो इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भर भर कर आएगी, जिसके बाद यहाँ पर जो डेस्टिनी है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी।
और वो ये सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो लिनफी की तरफ बड़ी ही खतरनाक निगाहों से देखते हुए उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम बस मुझे इसीलिए लेकर आए हो ताकि तुम मेरे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर सको। जो सुनकर मॉलिंग भी बड़ी ही अजीब तरह से उसकी तरफ देखने लगती है। और अब जो मॉलिंग होती है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर जो जिन वो ट्री है उसे दोबारा से रीग्रो करने वाले हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर सीरियस बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने बड़े मैटर के लिए तुम्हें कम से कम थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि ये इतना छोटा सा मैटर है तो फिर मैं इसके लिए यहाँ पर सीरियस क्यों हूँ। जो सुनकर अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि ये इस पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी का मैटर है और तुम इसे एक बस छोटा सा मैटर बोल रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई बड़ा मैटर होने वाला है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वे दोनों अपने सर को पकड़ कर बैठ जाती है और वे अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि ये मैटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है। पूरे वर्ल्ड की जो डेस्टिनी है वो चेंज होने वाली है और तुम इसे बता रहे हो कि बस ये एक छोटा सा मैटर है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो लिनफी से बोलती है कि तियानजुन में यहाँ पर जो जिनमोट्री का स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर है उसे फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं अब ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं उड़ पाऊंगी। और मुझे महसूस हो रहा है कि जिनमोट्री का जो प्रेशर है वो इस माउंटेन के अंदर से आ रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम इस लैंड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जल्दी ही हम उस जगह पर पहुँच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर तुम यहीं पर ही लैंड करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मॉलिंग और जो याओ गैंग होती है वे भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वे एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि काफ़ी मज़ा आएगा। और उन दोनों की इतना सोचती है अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो फुल स्पीड में नीचे जाने लगती है और वो नीचे जाते हुए बोलती है कि ओके टूडे बॉस। जो सुनते ही जो लिनफी होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि आखिर ये उल्टे सीधे सब तुम कहाँ से सीख रही हो। और उसके इतना बोलते कि शादी अब मॉलिंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में जो सिस्टर लॉन्ग है वो तो बहुत ही स्पीड के साथ में लैंड कर रही है, ये कितना ज़्यादा कूल है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तुम्हें कहाँ से कूल लग रहा है, देखो जरा मेरी जो स्कर्ट है वो आधी से ज़्यादा निकल चुकी है। और उन दोनों के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर जो ड्रैगन गर्ल होती है ज़मीन पर लैंड करती है, जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद हम ड्रैगन गर्ल को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर काफ़ी हॉट कपड़ों को पहना हुआ होता है। वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मेरा जो डिजाइनर है उसने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर ये सूट काफ़ी अच्छा कर लग रहा है, तो तुम क्या कहते हो तियानजुन, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि जियाओ चैन आखिर तुम यहाँ पर अपने एंसेस्टर को क्या सिखा रहे हो। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो आसपास में देखने लगती है और वो आसपास में देखते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तभी मॉलिंग भी बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के पास में आ जाता है और वो याओ गैंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर वो जिन ट्री कहाँ पर है जो कि हेवन और अर्थ के साथ में कनेक्ट है, मुझे वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग भी जो होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से पूछती है कि उसका तो जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आराम से दिख जाना चाहिए था, लेकिन आखिर वो हमें यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और अब उन दोनों की बातों को सुनते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उन लोगों से बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि जो चिनू ट्री है उसे देखना इतना ज़्यादा आसान है, क्या उसे ऑर्डिनरी लोग देख सकते हैं? अगर उसे देखना इतना ही आसान होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी तक यहाँ पर मौजूद भी होता। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो जिनू ट्री है उसे देखना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि जो जिनू ट्री है उसका खुद का एक छोटा सा भी वर्ल्ड है। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वे थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वे सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या खुद का उसका एक वर्ल्ड है। जो सुनकर लिनफी उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसे ऐसा समझ सकती हो जैसा कि हम खुद का एक पैरेलल वर्ल्ड को बना ले। जब तक कि जो कल्टीवेटर होता है उसकी कल्टीवेशन की जो लेवल होता है वो क्रिएशन लेवल तक नहीं चला जाता, तब तक वो किसी दूसरे स्मॉल वर्ल्ड को नहीं बना सकता। तो अगर तुम इस तरह की चीज़ों को करना चाहती हो तो पहले तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। और लिनफी के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि उसके सामने कोई पावर वहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो उस एनर्जी की तरफ देखते हुए लिनफी से पूछती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड छुपे हुए हैं।
जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि देखो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो हाँ बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड है जिनके अंदर की तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं और जो वर्ल्ड है उन्हें पावर के हिसाब से ही डिवाइड किया गया है। और लिनफी की इस बात को सुनने के बाद जो याओ गैंग होती है वो चिल्लाते हुए बताती बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि इस वर्ल्ड के अंदर और भी काफ़ी सारे पीयरलेस वर्ल्ड है, तो फिर आखिर सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड कौन सा है और जो वो सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड है क्या वो हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आएगा। और उनकी अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो ड्रैगन गर्ल होती है वो वहाँ पर हंसने लगती है। जो देखते कि शादी मॉलिंग जो होती है वो बड़े ही फनी तरह से उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम आखिर हंस क्यों रही हो, मैं यहाँ पर सही बोल रही हूँ। जो सुनकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो उसको बताती है कि तुमने यहाँ पर सही कहा, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड है और उसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन भी है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि जो पर्सन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड है ये इन सभी का रूलर है, या तुम इसे ऐसा भी कह सकती हो कि ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स का रूलर है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या मल्टीवर्स का रूलर। जो देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग मेरी तरफ इस तरह से मत देखो क्योंकि मैं अभी रिकवर नहीं हुआ हूँ और यंग लॉन्ग तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें मत करो। जो सुनने के बाद जो ड्रैगन गर्ल होती है वो बड़ी ही फनी तरह से वहाँ पर हंसने लगती है, जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर हूँ लेकिन अभी मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ, मेरी इंजरी अभी भी हील नहीं हो पाई है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है चलो बातें बहुत हो गई, अब जो जू रोंग सिटी है उसके अंदर चलते हैं क्योंकि जू रोंग सिटी के अंदर पहुँचने के बाद ही हमें जिनू वर्ल्ड के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि तुम लोग भी जानते हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम इस वर्ल्ड की जो एनर्जी है उसे दोबारा से रिकवर कर सके। क्योंकि अगर एक बार हमने जो रॉन्ग सिटी को ढूंढ लिया तो उसके बाद हमारे लिए जो जिन्मू वर्ल्ड है उसके अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि जो रॉन्ग सिटी है वो जिन्मू वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पास है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो रॉन्ग सिटी है वो बहुत ही पावरफुल पैलेस है। तभी जो रॉन्ग होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि मैं तो बस इमेजिन ही कर सकती हूँ कि वहाँ पर किस तरह के लोग रहते होंगे और कितने पावरफुल लोग होते होंगे। और उन दोनों के इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि वे लोग जूरोंग सिटी के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उन लोगों से बोलती है कि लो यही जिनू सिटी है, जहाँ पर ये हम देखते हैं कि बस बूढ़े आदमी ही घूम रहे होते हैं। जो देखने के बाद अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उन दोनों के मजे लेते हुए उन दोनों से बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, आखिर जो रॉन्ग सिटी है वो यहाँ पर एक विलेज में कैसे बदल सकती है। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बात के ऊपर यकीन ही नहीं किया होगा। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि याओ गैंग को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी ये बच्चों वाले मजाक करती है। और वो ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो किसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम सामने का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक स्टैचू लगा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर इस स्टैचू के साथ में क्या गड़बड़ है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम ड्रैगन गर्ल को देखते हैं जो कि काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है और वो सीरियस होकर उस स्टैचू की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये जिस पर्सन का स्टैचू है वो जूरोंग सिटी का पूरा स्वॉन एनिमी था, जिसने कि जो जूरोंग सिटी और माउंटेन थे उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पर चारों तरफ कहर मचा दिया था। और उसकी अब इतना बोलते कि शादी लिनफी जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर विलेजरों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर केवल स्टैचू ही नहीं बल्कि जो ये विलेजर है ये भी जुआन मिंग की पावर को कैरी कर रहे हैं। जो देखने के बाद ड्रैगन गर्ल भी जो होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह की इविल पावर है, क्या इन सभी लोगों को यहाँ पर इनहेरिटेंस मिली है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो वहाँ पर मौजूद ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो जुआन मिंग है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इस तरह के लोग उसकी इनहेरिटेंस को नहीं ले सकते, बल्कि वो तो यहाँ पर जो इनकी लाइफ स्पैन है उसे अब्सॉर्ब कर रहा है। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो लिनफी के सामने आ जाता है और वो लिनफी के सामने आते हुए उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारे विलेज के अंदर क्या कर रहे हैं। और उस ओल्ड मैन को देखकर लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है जिस ओल्ड मैन को तुम अपने सामने देख रहे हो, अगर इसकी एज की बात की जाए तो ये देखने में 80 से 90 साल का लग रहा है, लेकिन इसकी जो रियल एज है वो अभी केवल 70 साल है। जो सुनते के साथ ही अब ड्रैगन गर्ल जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस स्टैचू की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि मैं इस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो वो स्टैचू लगा होता है उसे पंच कर डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखकर विलेजर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो घबराते हुए बोलते हैं कि अरे इसने तो यहाँ पर जो
ग्रेट गोंग था, उसके स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब हम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आखिर ये वुमेन है कौन और ये कहाँ से हमारे विलेज में आई है? क्या ये हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करवाना चाहती है? और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो टूटे हुए स्टैचू के आगे झुक जाते हैं। वे उसके आगे झुकते हुए बोलते हैं कि ग्रेट गोंग प्लीज शांत हो जाइए, हमें माफ़ कर दीजिए, ये हमारी गलती है। जो देखते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है उसे उन विलेजरों के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़ कहेंगे, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो गोंग था उसने तियानजुन बैरो माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और केवल इतना ही नहीं, जो हांडू शिमानमू और जो गुन वर्ल्ड था उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस कारण सभी लोगों को वहाँ पर खाने तक के भी लाले पड़ गए थे और पता नहीं काउंटलेस लोग मारे गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी विलेजर होते हैं वो ड्रैगन गर्ल की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उससे बोलते हैं कि ग्रेट गॉड से जल्दी से माफ़ी मांगो लिटिल गर्ल, नहीं तो तुम्हारे कारण यहाँ पर हम सभी लोग मारे जाएंगे, प्लीज़ यहाँ पर माफ़ी मांग लो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग और जो होते हैं वो अपने वेपनों को लेकर आ जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस लड़की ने यहाँ पर स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अभी हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम इसे यहाँ पर पकड़ कर बंदी बना ले ताकि हम सभी लोग बच सके। जो सुनकर हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल जो होती है उसे उन लोगों के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, जल्दी से नील डाउन करो। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करती है और उसके पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन की शेडो आ जाती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।